अनुसंधान जोहड़ बीज बीकानेर की स्थापना कब की गई थी। यहाँ देखिए क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक ही क्वेश्चन से दो दो क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। देखिए अभी हाल ही में ये क्वेश्चन मारा है कि राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान जोहड़ बीज बीकानेर की स्थापना कब की गई। नेक्स्ट टाइम आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पे है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जोहड़ बीज बीकानेर में है। ठीक है, तो ये भी साथ में ऐसे याद रखिए। ऑप्शन है 5 जुलाई 1984, 5 जुलाई 1985, 5 जुलाई 1986 या फिर 5 जुलाई 1987। तो सही आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा, इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, 5 जुलाई 1984 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ए है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ओके गाइज, इसकी स्थापना क्यों की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी ऊँटों के बेहतर रख रखाव के लिए, उनके प्रजनन के लिए और उनमें होने वाले जो रोग हैं उन रोगों के उपचार के लिए इस केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, और किसके द्वारा ये संचालित किया जा रहा है, भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें साथ में याद रखिए, आप जोड़ के ऐड करके याद रखिए कि एक ही क्वेश्चन से, जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं एक क्वेश्चन से हमारे 5 क्वेश्चन याद होने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो उसके। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो असंगत है। पहला है कि उर्मोल डेयरी है वो बीकानेर में है, बुल मदर फार्म है वो जैसलमेर में है, पशुधन अनुसंधान केंद्र है वो उदयपुर में है और गौत्सव परिपालन केंद्र जो है वो गंगानगर में है। तो कौन सा युग्म जो है इनमें गलत है, तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, गौत्सव परिपालन केंद्र जो है वो गंगानगर में नहीं है, वो हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में नौहर में है। ठीक है, तो आपसे अगर जिले का नाम पूछा जाता है तब गंगानगर हो जाएगा, अगर पर्टिकुलर सी क्षेत्र का नाम पूछा जाता है तो नौहर में होगा। ओके गाइज, तो ये याद रखिए आप। चलिए इसका राइट आंसर हमारा डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में उद्यम प्रोत्साहन संस्था की स्थापना की गई। राजस्थान में उद्यम प्रोत्साहन संस्था की स्थापना की गई। ऑप्शंस हैं वो आपके पास हैं कि नए साहसियों को प्रशिक्षण देने हेतु, नए उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देने हेतु, रुगन औद्योगिक इकाइयों को वित्त प्रदान करने हेतु या फिर औद्योगिक उत्पादन विपणन में सहायता हेतु। तो इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, तो आप देखिए राजस्थान में उद्यम प्रोत्साहन संस्था की स्थापना क्यों की गई थी, नए साहसियों को प्रशिक्षण देने हेतु की गई थी। तो ये है वो सही उत्तर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराने वाला ग्रामीण उद्योग कौन सा है। सीमेंट उद्योग, ग्वारगम पाउडर उद्योग, वनस्पति घी या तेल उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। तो इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग है। राइट आंसर है वो डी है। ये अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन हैं, तो इनको लेके आप बोर मत होइए, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत बार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित कौन सा युग्म गलत है। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बताना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना है वो खत्म हो चुकी है 2017 में। इसका समय जो था 2012 से 2017 तक था, लेकिन इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें क्षेत्र में जितनी सुविधाओं का जो प्रतिशत था उनके बारे में है कि आर्थिक सेवाएं थी 1.87%, सामाजिक एवं आर्थिक समुदाय सेवाएं थी 35.28%, ऊर्जा के क्षेत्र में 36.92% व्यय किया गया था और परिवहन के क्षेत्र में 6.28%। तो इनमें से कौन सा युग्म है वो गलत है वो बताना है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी है वो गलत है। डी जो था यानी परिवहन के क्षेत्र में किया गया था 5.28%, ना कि 6.28%। बाकी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो इसमें व्यय था वो था ऊर्जा, देखिए 36.92 में था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक उद्व्यय है किस क्षेत्र में किया गया था, तो ऊर्जा में किया गया था 36.92 और फिर समुदाय के सामाजिक सेवाओं में किया गया था 2 नंबर पे 35.28। तो इस क्वेश्चन से भी आपके 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा ग्रामीण विकास में है वो 9% था, वो भी याद रखिए। कृषि के क्षेत्र में था 5.57%। ठीक है, वैज्ञानिक सेवाएं जो थी उसमें था 0.12% और उद्योग एवं खनिज क्षेत्र में था 0.50%। ठीक है, और सामान्य जो सेवाएं थी उनमें था 0.88%। तो सभी याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना से कितना प्रतिशत अधिक थी। 170.70%, 181.18%, 174.62% या फिर 175.56%। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 11वीं पंचवर्षीय योजना से 174.62% है वो अधिक थी। ठीक है, याद रखिए। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना की कुल राशि थी वो कितनी थी, वो थी 1,96,992 करोड़ रुपए। ठीक है, 1,96,992
96,992 रुपए थी। और 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसकी राशि थी, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, लेकिन मोस्टली आपको ये रखना है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कितनी थी और 11वीं से कितना प्रतिशत अधिक थी, ठीक है। जो 11वीं थी वो थी 71,731.98 करोड़ रुपए, और जो 12वीं थी वो थी 1,96,992 करोड़ रुपए, और कितने प्रतिशत अधिक, 174.62, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप पूरा कंप्लीट याद कीजिए, ताकि इनसे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए फिलहाल बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, और 7 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा संकट राजस्थान की प्रमुख समस्या है, और निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक होगा? पवन ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, या फिर सौर ऊर्जा? कौन सी ऊर्जा है जो राजस्थान में ज़्यादा सहायक होगी? तो इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है वो होगा ब, यानी बायोगैस है वो ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक सफल हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 कि राजस्थान में लिग्नाइट के महत्वपूर्ण भंडार कहाँ पे है? लिग्नाइट यानी कोयले के भंडार कहाँ पे है सर्वाधिक? पलाना, अगुचा और मेड़ता, पलाना, कपूरडी और सोनू, कपूरडी, पलाना और मेड़ता, या फिर कपूरडी, मेड़ता तथा सोनू में है? तो राजस्थान में लिग्नाइट के सर्वाधिक भंडार जो हैं वो कहाँ पे है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पलाना में है, कपूरडी में है और सोनू में है, यानी ब है वो हमारा सही उत्तर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कि दीनबंधु मॉडल का संबंध किस प्रकार से था? दीनबंधु का मॉडल का संबंध है वो किस ऊर्जा से है? सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, बायोगैस ऊर्जा से, या फिर भूतापीय ऊर्जा से? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? बायोगैस से संबंधित है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब बताना है आपको कि निम्न में से गलत युग्म है वो कौन सा है। अलग अलग आपको विश्वविद्यालय के इनके नाम दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से गलत है वो कौन सा है। ओके गाइज, तो चलिए पहला है सिंगानिया विश्वविद्यालय है, ये झुंझुनू में है। और जो दूसरा है आपका जगन्नाथ विश्वविद्यालय, जगन्नाथ विश्वविद्यालय वो कहाँ पे है? ये है उदयपुर में। और मेवाड़ विश्वविद्यालय है उदयपुर में, और भगवत विश्वविद्यालय है ये अजमेर में। तो आपको बताना है इनमें से गलत कौन सा है। तो एक बार आप सोच लीजिए कि इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, फिर मैं इसका सही आंसर है बता देता हूँ। ये हमारा जो गलत आंसर है वो है सी, यानी मेवाड़ विश्वविद्यालय है वो उदयपुर में नहीं है। मेवाड़ विश्वविद्यालय जो है ये है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। एक बार मैं लिख देता हूँ आपको याद हो जाए कहाँ पे है। मेवाड़ विश्वविद्यालय है वो चित्तौड़गढ़ में है, उदयपुर में नहीं है। बाकी बिल्कुल जितने भी कहते हैं सारे एकदम सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वीर बाला कालीबाई महिला साक्षरता अभियान पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? वीर बाला कालीबाई जो साक्षरता उन्नयन पुरस्कार प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था? 2005-06 में, 2006-07 में, 2007-08 या फिर 2008-09 में? तो इसका सही उत्तर है वो क्या होगा? इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा 2005-2006 में किया गया था। तो सही उत्तर ये है। इसके अलावा यहाँ एक और चीज़ आपको याद रखनी है। पहली तो ये कि महिला को पुरस्कार में 11,000 रुपये दिए जाते हैं। अगर आपसे एक राशि पूछ ली जाती है कि कालीबाई महिला साक्षरता अभियान पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा? 11,000 रुपये दिया जाता है। और किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है? साक्षरता के क्षेत्र में दिया जाता है, उल्लेखनीय कार्य करने के लिए। तो ये भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कि यूनानी राजा मिनांडर की 16 मुद्राएं किस स्थल की खुदाई के दौरान मिली है? किस स्थल की खुदाई के दौरान मिली? ऑप्शंस आपके पास हैं बालाथल, बैराट, नगरी या फिर बागोर। तो इसका सही उत्तर है, एक बार सोच लीजिए आपके इसका सही उत्तर है वो क्या होने वाला है, फिर मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका सही उत्तर जो है वो है बैराट, यानी बैराट में मिली थी 16 मुद्राएं मिली थी। जो राजा यूनानी राजा था मिनेंडर उसकी, और इससे ये आइडिया लगता है कि यहाँ पे बैराट में है यूनानी शासकों का अधिकार था, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ आप थोड़ी सी याद रखिए, यहाँ पे टोटल जो बैराट में जो मुद्राएं मिली थी वो मिली थी 36, ठीक है। इनमें से 8 मुद्राएं जो थी वो पंचमारक थी, चांदी की मुद्राएं थी। 28 मुद्राएं जो थी वो इंडो ग्रीक तथा यूनानी शासकों की थी, ठीक है। 8 पंचमारक की और 28 इंडो ग्रीक यूनानी शासकों की, जिसमें से 16 मुद्राएं जो है 28 में से इनमें यूनानी राजा जो मेनेंडर जो है इनकी मुद्राएं मिली है। ओके गाइस, और बेराट सभ्यता जो है वो कहाँ पे है? ये जयपुर में है, ठीक है। प्राचीन में इसका नाम था विराट नगर,
ठीक है। और प्राचीन में मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी, ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्राचीन मत्स्य प्रदेश की राजधानी कौन सी थी। तो बैराट है। बैराट कहाँ पे है? जयपुर में है। इसका नाम है वो है विराटपुर। ठीक है, ओके गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपोलिया नामक सिक्के किस रियासत में प्रचलन में थे? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा या फिर बूंदी। तो एक बार आप इसका आंसर सोच लीजिए कि इसका सही उत्तर है वो क्या होगा, फिर मैं इसका सही उत्तर आपको बता देता हूँ। तो त्रिपोलिया नामक सिक्के जो थे वो डूंगरपुर रियासत में थे। ओके गाइस, त्रिपोलिया सिक्के वो कहाँ पे थे? डूंगरपुर रियासत में। त्रिपोलिया के अलावा एक और नाम एक नाम और आता है, पतरी सीरिया। ठीक है, तो पतरी सीरिया जो सिक्के थे ये भी डूंगरपुर में थे। ओके, ये याद रखिए। इसके अलावा प्रतापगढ़ की अगर बात करें तो प्रतापगढ़ में सालिम शाही सिक्के थे। साथ में याद रखिए ताकि याद होता रहे, प्रतापगढ़ में कौन से सिक्के थे? सालिम शाही सिक्के थे। और बांसवाड़ा में सिक्के थे लक्ष्मण शाही सिक्के। ओके, और बूंदी में अलग अलग प्रकार के, बूंदी में देखिए पुराना रुपया बूंदी में था, 11 सना बूंदी में था, रामशाही सिक्के जो थे वो बूंदी में से, कटार शाही सिक्के वो भी बूंदी में थे, और चेहरे शाही सिक्के थे वो भी बूंदी में थे। तो बूंदी के सारे सिक्के याद रखिए, क्या इनसे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आता है तो आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जैसलमेर के भाटी वंश के शासक स्वयं को किसका वंशज मानते थे? स्वयं को किसका वंशज मानते थे? इसका आंसर देना है आपको। चंद्रवंशी यादव, श्री कृष्ण, दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है क्या हो जाएगा? यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों के लिए कंफ्यूज वाली चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप यहाँ पे। देखिए, जो जैसलमेर के भाटी वंश थे वो अपने आप को कृष्ण के वंशज भी मानते थे और चंद्रवंशी वंश के भी वंशज मानते थे। तो यहाँ राइट आंसर होगा वो सी होगा। लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन जो आता है ये आता है कि जैसलमेर के भाटी वंश के शासक स्वयं को किसका वंशज मानते थे। ऑप्शन में आपको श्री कृष्ण मिलता है, तो कृष्ण ज़्यादातर 99% आपको श्री कृष्ण ही पूछेगा, दोनों साथ में नहीं पूछेगा। लेकिन अगर बाई चांस पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है कि दोनों के वंशज मानते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, करौली जिला कब बना? 19 जुलाई 1997, 15 जुलाई 1996, 19 जुलाई 1996 या फिर 19 जुलाई 1995। तो करौली जिला यानी करौली, एक हिंट के लिए बता, करौली जिला जो बना था वो राजस्थान का 32वां जिला बना था। ठीक है, 32वां जिला बना। कब बना था? 19 जुलाई 1997 को। तो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ करौली का आपको इतिहास बता देता हूँ तो आपको याद रहे। ठीक है, करौली में यदुवंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, और किसके द्वारा की थी? विजयपाल यादव ने की थी 1040 ईस्वी में। ओके गाइज, याद रखिए। इसके अलावा जो वर्तमान में जो करौली जो है वो अर्जुन पाल ने बसाया था। किसने बसाया था? अर्जुन पाल ने। कब? 1348 ईस्वी में। और प्राचीन में करौली का नाम था कल्याणपुर। ओके, यानी कल्याणपुर नामक नगर, नाम से एक नगर की स्थापना की थी अर्जुन पाल यादव ने 1348 में, जो वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है, जिसे पृथक जिला बनाया था 19 जुलाई 1997 को। और कौन सा जिला बना था? 32वां जिला बना था। ठीक है, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कि जयपुर के किस शासक को सितारे हिंद, ये सितारे हिंद है कि सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी? राजा राम सिंह को, महाराजा गंगा सिंह को, महाराजा जगत सिंह को या फिर महाराजा प्रताप को। तो जयपुर के किस शासक को अंग्रेजों के द्वारा सितार ए हिंद की उपाधि दी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा राम सिंह को दी गई थी। क्यों दी गई थी? कि 1857 की क्रांति जो थी, स्वतंत्र आंदोलन था, उसने अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है, तो ये याद रखिए। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो राम सिंह थे जो 16 साल की एज में राजा बने थे और नाबालिग होने की वजह से अंग्रेजों ने शासन अपने हाथ में ले लिया था। और एक अंग्रेज अधिकारी थे मेजर जॉन लूडलो। ठीक है, उन्होंने ठीक है 1843 ईस्वी में उनके हाथ में सत्ता थी। नाबालिग जो राम सिंह थे जो नाबालिग थे, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो साथ में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि मारवाड़ क्षेत्र में प्राचीन काल में अभीर जाति रहती थी? तो किस अभिलेख से हमें पता लगता है कि मारवाड़ में है प्राचीन काल में आभीर जाति रहती थी? घटियाल अभिलेख से, गजनेर अभिलेख से, रासमंद अभिलेख से या फिर गागरोन अभिलेख से? तो सही उत्तर हो जाएगा घटियाल अभिलेख से हमें ज्ञात होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से कौन सा युगम है वो असंगत है? असंगत युगम को बताना है कि पिपाड़ का युद्ध हुआ था 1750 में, बगरू का युद्ध हुआ था 1748 में, राजमहल का युद्ध हुआ था 1747 में और मंदसौर का युद्ध हुआ था 1734 में। तो कौन सा गलत है?
आप लोगों ने सोच लिया आपका सही उत्तर, मैं आपको सही उत्तर बता दूं इसका। तो चलिए सही उत्तर इसका है डी, मंदसौर का जो युद्ध है वो 1734 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 1733 में। ठीक है, कब हुआ था? 1733 में हुआ, तो ये गलत है। पिपाड़ का युद्ध हुआ था वो हुआ था बकत सिंह के मध्य और राम सिंह के मध्य। ठीक है, बगरू का जो युद्ध है वो था ईश्वर सिंह को माधो सिंह ने मराठा, मेवाड़ और मारवाड़ की सहायता से हराया था इस युद्ध में। और राजमहल का जो युद्ध है वो हुआ था महाराजा ईश्वर सिंह और माधो सिंह। ठीक है, उन्होंने मेवाड़ और कोटा की शुंग सेना को हराया था महाराजा ईश्वर सिंह ने, तो ये भी आप याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कि मेवाड़ के महाराणा सांगा तथा इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? कोसाना का युद्ध, खातौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध या फिर जालोर का युद्ध? तो मेवाड़ के जो महाराणा थे सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गए थे। और ये युद्ध हुआ था 1517 ईस्वी में। मैं हिंट देता हूँ, कब हुआ था? 1517 ईस्वी में हुआ था। इब्राहिम लोदी हारे थे, महाराणा सांगा जीते थे। इतना हिंट दे दिया, बता दीजिए कि आप इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर है खातौली का युद्ध हुआ था। ठीक है, थोड़ा जो अन्य युद्ध ऑप्शन उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, आप याद रख लीजिएगा। कोसाना का जो युद्ध हुआ था, ये कोसाना का जो युद्ध है ये हुआ था 1492 में। ठीक है, 1492 में हुआ था। किसमें? मारवाड़ के राव सातलदेव और अजमेर के सूबेदार मल्लू खां के मध्य हुआ था। ठीक है, जो आपको याद होगा एक गुड़ला जो त्योहार मनाया जाता है, गुड़ला त्योहार मनाया जाता है जो जोधपुर के अंदर, याद होगा, वो एक कोसाना युद्ध के कारण ही मनाया जाता है, क्योंकि मल्लू खां जो है वो पराजित हुआ था। उनका एक सेनापति था घुड़ले खां, जिसका गर्दन काट दी, उसको मार दिया था उस दिन। और उसी की मारने के उत्सव में घुड़ला उत्सव मनाया जाता है जोधपुर में, वो इसी युद्ध से संबंधित है। सारंगपुर का युद्ध है ये हुआ था 1437 ईस्वी में। ठीक है, महाराणा कुंभा के बीच में और मांडवा के जो शासक थे महमूद खिलजी के मध्य हुआ था। महाराणा कुंभा इसमें विजयी हुआ था। ठीक है, और जालोर का युद्ध हुआ ये हुआ था 1309 से 1311 के बीच, जो अलाउद्दीन खिलजी और जालोर के जो कानर देव थे उनके बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए 20वां क्वेश्चन करते हैं कि भील जाति में खोयतू कहा जाता है। खोयतू एक शब्द यूज किया जाता है भील जाति में, किसको कहा जाता है? वीर पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले तंग धोती को, सिर पर स्थित इस एक प्लेन सापा होता है उसको, कमर पर बांधे जाने वाली लंगोटी को, या फिर महिलाओं का काले व लाल रंग का जो घाघरा होता है उसको। तो खोयतू कहा जाता है भीलों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाली जो लंगोटी होती है उसको। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। लेकिन यहाँ चारों जो ऑप्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, काले रंग का जो घाघरा होता है, महिलाएं जो पहनती है काले रंग का घाघरा, उससे कहते हैं कछाऊ। ठीक है, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है। क्या कहते हैं? कछाऊ कहा जाता है। और सिर पर जो सफेद छापा जो पहना जाता है उसे कहते हैं पोत्या। क्या कहा जाता है? पोत्या कहा जाता है। और वीर पुरुषों द्वारा पहने वाली जो तंग धोती होती है, तंग धोती को होता है डेपाड़ा। ठीक है, तो ये सारे याद रखिए, क्योंकि सभी शब्द है इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन से बार बार पूछे जाते हैं। ओके गाइस, तो ये थी आज की हमारी मॉक टेस्ट सीरीज। आपके 20 में से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कमेंट कर दीजिए। और डेली सुबह 8 बजे आपका करंट अफेयर का टेस्ट होता है, 11:30 बजे है, और राजस्थान जीके का होता है। अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अगर पार्ट सी की तैयारी करना है, तो आपका टेस्ट होता है शाम को 30 बजे। इसके अलावा अगर एलडीसी की तैयारी करें, आरएस की तैयारी करें, तो 7:30 बजे का मॉक टेस्ट होता है, जिसमें हम इंडिया की जियोग्राफी, इंडिया की हिस्ट्री, संविधान, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन है वो कवर करते हैं। ओके गाइस, तो होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है तो आप लोगों को सहयोग की सख्त जरूरत है। तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी टेस्ट होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फिर भी आपको आप याद रखिए, नोटिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को, क्योंकि फिक्स है 8 बजे, 7:30 बजे और 11:30 बजे तीनों टेस्ट होने हैं। ओके गाइस, थैंक यू।